नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे वही जो हमारा इंडियन पॉलिटी में कल थोड़ा सा छूट गया था, किसी काम की वजह से मैं चला गया था। बजट जो हम पढ़ रहे हैं वही बजट जो है प्यारे दोस्तों आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, छोटा सा बचा हुआ था टॉपिक, वो कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा बजट। तो आज जो है प्यारे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं किससे, आज का हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा एक्सेप्शनल ग्रांट से। एक्सेप्शनल ग्रांट्स। तो एक्सेप्शनल ग्रांट्स में जो है प्यारे दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, तो ये जो है प्यारे दोस्तों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए लिया जाता है। एक्सेप्शनल ग्रांट्स जो है वो किसके लिए होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जो बजट पेश किया जाता है प्यारे दोस्तों वो तो इसी साल के लिए पेश किया जाता है ना, लेकिन कुछ ऐसा भी रकम होता है, कुछ ऐसे फंड की ज़रूरत होती है जो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए यूज किया जाता है। तो वो उस चीज़ की के लिए भी ये एक्सेप्शनल ग्रांट्स पेश किया जाता है। कहाँ, हमारे बजट में, है ना। तो कुछ निश्चित रकम की डिमांड की जाती है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो ये हुआ बात प्यारे दोस्तों एक्सेप्शनल ग्रांट्स की। अब बात करेंगे कुछ फंड्स जो हमारे इंडिया में होते हैं, कितने तरह के फंड्स होते हैं, है ना, कितने तरह के विधियां होती हैं। तो मेनली जो है 3 टाइप्स की फंड होती है हमारे देश इंडिया में प्यारे दोस्तों। तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट आप तो जानते हैं सबसे बड़ा कौन, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, है ना। तो फर्स्ट होता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये हुआ भारत की संचित निधि, इसको बोलते हैं भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल किसमें बताया गया है भारत की संचित निधि के बारे में। तो ये आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जानकारी हमें मिलती है ना। इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट जो है फंड वो कौन है। तो इसमें जो नेक्स्ट फंड है प्यारे दोस्तों वो आता है हमारा कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें प्यारे दोस्तों तो इसका मतलब होता है भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि। तो जब देश में क्या हो जाता है, इमरजेंसी आ जाता है, तो जब इमरजेंसी के समय जो है जो पैसा यूज किया जाता है वो पैसा यहीं से यूज किया जाता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, है ना। और यहाँ पर पैसा कैसे आएगा, तो यहाँ पर जो पैसा है प्यारे दोस्तों भारत की संचित निधि से ही निकाल करके रखा जाता है कि जब कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी तरह का, तब इस चीज़ का हम यूज कर सके, है ना।
और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कहाँ से पैसा आता है, तो हम जितना भी टैक्स पे करते हैं या फिर उधार जो होता है सब यहीं पर जमा होता है ना। और ये जो कॉन्टिनेंसी फंड ऑफ इंडिया है प्यार दोस्तों, ये आर्टिकल 267 में मेंशन है। आर्टिकल 267 में बताया गया है कॉन्टिनेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। और साथ ही यहाँ जो है प्यार दोस्तों मिनिमम कितना अमाउंट रख सकते हैं, मिनिमम अमाउंट जो है प्यार दोस्तों यहाँ पर हम रख सकते हैं 500 करोड़। कम से कम यहाँ पर 500 करोड़ जमा होना चाहिए। ओके, कितना 500 करोड़ जमा हुआ होना चाहिए यहाँ पर। और थर्ड होता है प्यार दोस्तों, थर्ड होता है आपका पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया जो है, इसके तहत जो है क्या कौन सा पैसा रखा जाता है, जितना भी बैंक सेविंग होता है और फॉर्म चार्ज होते हैं, है ना, वो सारे चीज़ यहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि कोई भी चालान कटा किसी तरह का, है ना, तो वे सारे चीज़ें इसी में रखा जाता है, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं हिंदी में भारत की लोक लेखा निधि। भारत की लोक लेखा निधि, भारत की लोक लेखा निधि इसको हम कहते हैं। और यहाँ पर जो है मिनिमम अकाउंट जो है, मिनिमम अकाउंट नहीं होता इसमें, आर्टिकल होता है। आर्टिकल ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि भारत में एक पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया जो है रखा जाएगा, ये है आर्टिकल 266 का 1, 266 का 1 में ये बात बताया गया है। तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, जितना भी बैंक सेविंग है ना, बैंक सेविंग और जो भी फॉर्म चार्ज फी होता है ना, फॉर्म चार्ज फी, तो जो भी चालान उलान कटता है ना, ये सारे चीज़ें इसी में जमा होता है। चालान, फॉर्म चार्ज फी का मतलब होता है चालान काटना, है ना, चालान काटने से जो पैसे की वसूली की जाती है उसको कहाँ रखा जाता है, इसी पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया में। और बैंक के जितने भी सेविंग्स होते हैं, वो भी बचत जो होता है बैंक का, वो भी कहाँ रखा जाता है, इसी में, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया में। ये सारे पैसे जो है यहीं पर जमा होते हैं। ये दोनों जिस तरह के बात यहाँ पर बताया गया, ये दोनों सारे पैसे जो है कहाँ पर जमा होता है, यही पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। तो प्यारे दोस्तों अब बात करेंगे हम क्या कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है, अल्टीमेट पावर जो है इन तीनों फंड्स में किसके ऊपर होता है ना। ये तीन तरह के जो फंड है प्यारे दोस्तों, ये सेंट्रल और स्टेट लेवल में होते हैं। तो इन पर जो है अल्टीमेट पावर किसका होता है, अल्टीमेट पावर किसका होता है इन तीनों में। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है पावर किसका होता है प्यारे दोस्तों, संसद का। इसमें किसका पावर रहता है, संसद के अनुसार जो है इसको यूज किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, है ना। और सेकेंड नंबर में जो है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इस पर पावर जो होता है प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति का होता है। किसका, राष्ट्रपति का, है ना। और ये जो पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया है, इस पर जो है पावर प्यारे दोस्तों किसका होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, वित्त सचिव का, है ना। वित्त सचिव जो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी,
उनका यहाँ पर पावर होता है। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि बजट में कौन कौन सी फंड्स होते हैं और जितने भी ग्रांट्स होते हैं वो सारे ग्रांट्स के बारे में हमने देखा। तो बात करेंगे अब प्यारे दोस्तों पार्लियामेंट्री टर्म्स की, है ना। कुछ पार्लियामेंट्री जो है टर्म्स जो है वो हम देखते हैं। तो ये जो मैं बताया था कॉन्टिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा कि यहाँ जो पैसा है कहाँ से आता है, भारत की संचित निधि से ही निकाल करके यहाँ पर रखा जाता है। और जब देश में कोई आपातकाल की स्थिति होती है तब जो है राष्ट्रपति यहीं से पैसा निकाल करके क्या करता है, उस आपातकाल में लोगों की सहयोग के लिए जो भी दिया जाता है वो यहीं से निकाल करके दिया जाता है ना, सहयोग प्रदान किया जाता है आपातकाल की स्थिति में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ इसलिए मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए? 500 करोड़ होने चाहिए। 500 करोड़ नहीं रहेगा तो ये कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया काम सही से नहीं करेगा, क्योंकि देश में अगर आपातकाल का मतलब कि बड़ी संख्या में क्या होगा, कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, है ना, बड़े रूप में। तो उसको संभालने के लिए तो 1-2 रुपये नहीं चाहिए, इसलिए मिनिमम यहाँ पर कितना रखा गया है? 500 करोड़। तो ये बात हो गया प्यारे दोस्तों। अब हम जो है बात करेंगे कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स की। ये कौन कौन से पार्लियामेंट्री टर्म्स का यूज होता है। अरे इरेज हो जा भाई। तो चलिए बात करते हैं पार्लियामेंट्री टर्म्स, कौन कौन से पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं। तो पार्लियामेंट्री टर्म्स, जब पार्लियामेंट में क्या चलता है? सेशन चलता है। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे टर्म्स का यूज किया जाता है, वर्ड्स का, जिसका मीनिंग समझना जरूरी है, या फिर संसदीय इसको शब्द भी बोलते हैं, संसदीय शब्द। तो इसमें हम देखेंगे, साथ ही साथ आप इसका मीनिंग लिखते चलिएगा, मैं समझाऊंगा इसके इन वर्ड्स के मतलब। फर्स्ट है एल्डिंग, YIELDING, एल्डिंग द फ्लोर, एल्डिंग द फ्लोर। तो एल्डिंग द फ्लोर कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है क्या? बैठ जाना, बैठ जाना। तो बैठ जाना किसके लिए बोला जाएगा? अगर कोई संसद जो है खड़ा होकर के भाषण दे रहा है, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है ना, अपनी चीज़ों को बात कर रहा है, तो लोकसभा का जो सभापति होगा, है ना, या फिर राज्यसभा का जो सभापति होगा, तो क्या बोलेगा? हम बात कर रहे बजट की, तो बजट तो लोकसभा में होता है। तो लोकसभा का जो सभापति होगा, अध्यक्ष होगा, वो बोलेगा एल्डिंग टू फ्लोर। जैसे ही बोल दिया वो एल्डिंग टू फ्लोर, कोई व्यक्ति जो है अपनी बात रख रहा है, अपने विचार रख रहा है, और बोलते बोलते उसके अगर समय ज़्यादा हो रहा है, अगर अध्यक्ष को लगा कि अब बस इसका हो गया बोलना, इसको अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बोलेगा एल्डिंग टू फ्लोर, मतलब कि आप बैठ जाइए, उसके बाद आपके बाद कोई अगला आदमी को बोलने का मौका मिलेगा, है ना। तो इस तरह से बोला जाता है एल्डिंग टू फ्लोर, मतलब कि जो सदस्य बोलते रहते हैं उनको बोलने से रोककर ऐन को बोलने के लिए कहना, ऐन दूसरे आदमी को बोलने के लिए कहना, तब यूज किया जाता है एल्डिंग टू फ्लोर। तो दूसरा टर्म आता है प्यार दोस्तों क्रॉसिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब है कि पक्ष त्याग, है ना, पक्ष त्याग। पक्ष त्याग कहने का मतलब है प्यार दोस्तों कि कोई आदमी जिस दल से चुनाव लड़कर आया, है ना, और संसद आते ही वो अपना दल बदल करके दूसरे दल में जाकर के बैठ गया, तो उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर, है ना।
सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। थर्ड जो है प्यारे दोस्तों वो है इंटरप्लीटेशन, है ना, इंटरपीलेशन, इसका मतलब होता है अंतरपर्दन, है ना, अंतरप्रदन। तो ये अंतरप्रदन क्या है इसके बारे में देखते हैं हम कि किसी अधिकारी द्वारा पार्लियामेंट में कुछ डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई संसद का जो है अधिकारी वो क्या करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट संसद में या फिर पार्लियामेंट में रखेगा, है ना, संसद में रखता है कौन, कोई अधिकारी। फोर्थ नंबर देखते हैं प्यारे दोस्तों, डिकोरम। क्या, डिकोरम क्या होता है? डिकोरम का मतलब है मर्यादा, तो ये डिकोरम क्या होता है? डिकोरम कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि संसदीय मर्यादा, है ना, संसद में जो मर्यादा है उसको बनाए रखना। कोई सांसद बदतमीजी ना करे, उसका व्यवहार अच्छा बना रहे, है ना। डिकोरम का मतलब क्या है कि कोई सांसद जो है वहां जाकर के बदतमीजी ना करे, संसद जो है वहां पर अपना व्यवहार अच्छे से बनाए रखे, है ना। इसीलिए डिकोरम वर्ड यूज किया जाता है लोकसभा का जो सभापति होगा उसके द्वारा कि डिकोरम को आप बनाए रखें, अपनी मर्यादा को बनाए रखें, संसद जो है बदतमीजी ना करे, इस चीज के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। थोड़ी आज आपको हो सके प्रॉब्लम हो रही होगी, चीज़ों को थोड़ा दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ तो थोड़ा एडिट करने के बाद सुधार करने की कोशिश करूँगा मैं। एक लास्ट बचा हुआ है जिसको मैं कहाँ लिखूँ, हाँ चलिए यहाँ लिखता हूँ। 5 नंबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या होता है, एक व्हिप। तो इस व्हिप में क्या होता है, व्हिप, तो व्हिप जो है प्यारे दोस्तों क्या होता है इसमें कि जब संसद में किसी विशेष मत पर, संसद पर किसी विशेष मत पर जब बहस होना होता है ना, क्या होना होता है, बहस हो रही है और तब पार्टी अपने सदस्य के लिए व्हिप जारी करती है और कहती है कि उस मुद्दे या दिन पर अपना आना जरूरी है, अन्यथा आपको सदस्यता पार्टी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। तो किसी दिन जो है इम्पोर्टेंट मैटर पर क्या होता है, डिस्कस होता है ना। तब क्या होता है कि जिस दिन को होना होता है उससे पहले जो है, जो जिस दल का भी पार्टी होगा, सरकार की हो चाहे विपक्ष दल की हो, तो वो पार्टी का जो है अपने मेंबर्स के द्वारा ये मैसेज दिया जाता है या फिर ये नोटिस दिया जाता है कि इस दिन आपको आना जरूरी है, अगर आप नहीं आए तो सदस्यता का जो है आपका मेंबरशिप जो है इस दल से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। तो ये होता है व्हिप जारी करना, है ना, पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को, है ना, कि इस दिन जो है आपको आना जरूरी है, अगर आप नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी सदस्यता रद्द की जाएगी। तो ये होता है व्हिप जारी करना। तो ये इतने तरह के पार्लियामेंट्री टर्म्स होते हैं प्यारे दोस्तों, वर्ड होते हैं जो हमने देखा कि एल्डिंग टू फ्लोर, बैठ जाना और दूसरे को बोलने का मौका देना,
क्रॉसिंग द फ्लोर मतलब कि जिस दल से आप जीत कर आए हैं उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना। इंटरपिलेशन अंतर प्रदन, तो इसमें क्या होता था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को अधिकारी द्वारा संसद में रखा जाता था या रखा जाता है। और डिकोरम, डिकोरम का मतलब है कि संसद में जो है संसद द्वारा अपनी मर्यादा को बनाए रखना, है ना, डिकोरम वर्ड यूज किया जाता है। व्हिप, व्हिप जो है कोई भी पार्टी द्वारा जो है अपने पार्टी के सदस्यों को ये नोटिस दिया जाता है ना, व्हिप जारी करके कि इस दिन आपको संसद में आना जरूरी है और सेशन में भाग लेना जरूरी है। अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये होता है व्हिप। तो प्यार दोस्तों, आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।